हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलास एकेडमी। इसके लास्ट वाले हमने वीडियोस में हमने देखा था बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड पे हमने दो वेलोसिटी निकाले थे, एक मैक्सिमम वेलोसिटी और एक मिनिमम वेलोसिटी। दोनों में हमने डिफरेंस भी चेक किए थे कि कहाँ पे डिफरेंस आता है और कहाँ पे सिमिलैरिटी है। तो यहाँ तक का पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियोस में कवर कर लिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमको क्या बताना है? तो सपोज करिए दिस इज द सर्कल। अब ये वर्टिकल सर्कल कैसे बनेगा? सपोज करिए इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रिंग, देन टाई वन स्टोन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग and then start to rotate like this. This circle is called as vertical circle. अब ये जो vertical circle बन रहा है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग पोजीशंस होती हैं पार्टिकल की। सपोज दिस इज पोजीशन A, दिस इज पोजीशन B एंड दिस इज पोजीशन C। इन तीनों पोजीशंस के ऊपर में we have to find out the velocity of the particle, कि velocity कहाँ पे कितनी होगी। सपोज करिए this is the velocity v1, this is the velocity v2 and this is the velocity v3. So we are having three different velocity at respective point A, B and C. A is the topmost point, B is the lowest point and C is the midpoint. इन तीनों वेलोसिटीज की वैल्यू मुझे निकालना है। जब भी क्वेश्चन आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का या वर्टिकल सर्कल का, इट मींस दैट आपको पहले तो वेलोसिटी निकालना है। इसके ऊपर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है एनर्जी का और एक बनता है वेलोसिटी का। तो पहले आपको वेलोसिटी डिराइव करना है, देन यू हैव टू गो फॉर एनर्जी। तो हम देखते हैं अभी कहाँ पे कितना देगा। तो सपोज करिए दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन दिस वन इज कॉल्ड एज टेंशन T1 एंड दिस इज mg means weight of the particle mg। यहाँ पर आपने कुछ नहीं दिखा है तब भी चल जाएगा। and this is tension T2। the object is moving anti clockwise direction। फिजिक्स में सारे सर्कल एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, ठीक है। आपको क्या निकालना है? A पॉइंट पर वेलोसिटी, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर वेलोसिटी आपको निकालना है। तीनों पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए तीन अलग अलग मेथड से हमको जाना पड़ेगा। छोटे छोटे मेथड से, मेथड्स आप ध्यान रखिए, अपने आप वेलोसिटी का बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर थ्योरी इंट्रोड्यूस करना है जो कि आपके टेक्स्ट बुक या आपके नोट्स में आपको दिए। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इसके डेरिवेशन से, ठीक है। जो स्टेप्स जो मेन होती है, जो आपको याद नहीं रहती तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको बताना कैसे? कंसिडर ए पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। Let A be the topmost position, B be the lowest position, C is the midpoint position. Let V1, V2, V3 be the velocity of the particle at respective position. Let R be the radius of the circle. T1 and T2 are the tension in the string. Tension कहाँ से आ रहा है? ये string है, string के नीचे आपने कोई पत्थर को बांध दिए, स्टोन को टाई किए, किसी ऑब्जेक्ट को टाई किए, then you are having a tension in the string। तो ये दो टेंशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, T1 and T2। That we have to show it। तो T1 is the tension at point A and T2 is the tension at point B, ठीक है। तो ये दो टेंशन हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए, T1 and T2। अब एक चीज हमको नोट करना है कि तीनों जगह पर मुझे वेलोसिटी अलग अलग मिलने वाली है। सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें मिलेगी पॉइंट बी के ऊपर में। सबसे कम वेलोसिटी जो मिलेगी वो पॉइंट ए के ऊपर में, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हो तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। आप जब विद द ग्रेविटी आते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी बी पॉइंट पर, सबसे कम वेलोसिटी मिलेगी ए पॉइंट पर, एंड जो मिड पॉइंट है सी, यहाँ पर आपको जो मिड वेलोसिटी मिलेगी, मतलब ए से ज़्यादा बट बी से कम। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जाना। तो
तो सबसे पहले स्टार्ट करते फॉर अपर पॉइंट ए पॉइंट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट पर मुझे क्या दिख रहा है, mg और t1। mg वेट है ऑब्जेक्ट का एट पॉइंट ए और t1 इज द टेंशन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फ्रॉम फिगर क्या होगा, mg प्लस t1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज द रीजन कि हम दोनों को ऐड कर दिए। लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड दी सेंटर, और टुवर्ड दी सेंटर जाने वाला फोर्स कौन सा होता है, हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो देयरफॉर mg प्लस t1 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना, mv² बाय r। व्हाट इज v, तो हम यहाँ पर लिखेंगे v1। ठीक है, बट एट पॉइंट ए टेंशन T1 is minimum, टेंशन T1 is minimum। क्या हुआ, जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जब ऊपर जा रहा है तो इस थ्रेड के अंदर में टेंशन सबसे मिनिमम होता है। मिनिमम मीन्स कितना, दैट इज T1 is equal to 0। आपको T1 कितना कंसीडर करना है, 0 कंसीडर करना है। तो therefore mg प्लस 0 दैट इज इक्वल टू m v1² बाय r। ठीक है, तो कितना मिलेगा, mg इज इक्वल टू m v1² बाय r। m एंड m गेट कैंसल, सो ये r उधर चले जाएगा, तो gr इज इक्वल टू v1², तो v1 इज इक्वल टू √1gr। हमने जानबूझ के यहाँ पर 1gr कर दिया क्योंकि इसके बाद वैल्यू चेंज होने वाली है जब हम पॉइंट B की तरफ ले जाएंगे। सो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट A, दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट A। सिंपल तरीका है इधर निकालने का, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, इक्वेट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स बता दिया। फिर बोलना है कि एट पॉइंट ए टेंशन मिनिमम होगा, मिनिमम मींस कितना होगा, 0 होगा। तो mg प्लस 0 mv² बाय r, यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे और r को उधर शिफ्ट कर दीजिए, gr इज इक्वल टू v1², तो v1 इज इक्वल टू 1gr। तो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो सिंपल तरीके से निकाल दें। 3 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपके 1 मार्क्स आ गए। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड टॉपिक फॉर 1 मार्क्स। नाउ फॉर पोजीशन B, हमको B पोजीशन की तरफ जाना है कि B पोजीशन पर अब मुझे वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो B पोजीशन पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट है वो B पोजीशन की वेलोसिटी निकालना है। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे पार्टिकल घूम रहा है, इसकी टोटल एनर्जी है 10 जूल की। So I am writing here 10 Now this 10 is distributed into kinetic energy and potential energy। तो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का मिक्सचर होता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, यहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम। तो मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी 1 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 9 जूल की होगी, तो 9 + 1 10। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मींस कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सपोज करिए यहाँ पर 10 का जो इक्वेशन मिलेगा वो मे भी हो सकता है 10 + 1 मिलेगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 + 1। व्हाट अबाउट पॉइंट सी, पॉइंट सी पर जो रहेगा वो 5 + 5 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिड में है तो यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ए और बी का है।
चलिए इतना पार्ट मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी तो 10 ही रहेगी हर जगह, बट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, बी पॉइंट पर अलग है, तो मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जब भी हमको चेंज निकालना है तो हमेशा हम माइनस साइन यूज करते हैं। सपोज करिए लास्ट ईयर मेरा वेट होगा मान लीजिए 70 kg, दिस ईयर माय वेट इज 80, तो हमको चेंज निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 80 माइनस 70, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर भी सेम वे में मुझे सब्ट्रैक्शन करके चेंज निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, mgh। सो इंस्टेड ऑफ h मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा, r, क्योंकि मेरे पास रेडियस है सेंटर से, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा mg। समझ में आया। तो ये होगी मेरी फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ, फिर से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो दोनों प्लेस का। तो यहाँ पर भी आप लिख रहे हैं mgr, लेकिन माइनस साइन के साथ। अब सवाल ये है कि ये जो एक्स्ट्रा माइनस साइन पुटअप किए ये क्यों किए। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि माइनस साइन फिजिक्स में 2 ही बार आते हैं, या तो कोई डायरेक्शन अपोजिट है तब, या कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तब। यहाँ पर वैल्यू की बात करेंगे। देखिए यहाँ से जब मैं ए पोजीशन से बी की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 9 जूल थी, जबकि यहाँ कितनी है, 1 जूल थी। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, उस डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस साइन किया, और ये जो माइनस साइन है ये डिफरेंस दिखाने के लिए, चेंज दिखाने के लिए। देयरफॉर चेंज को हम लिख रहे हैं डेल्टा के फॉर्म में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgr माइनस माइनस प्लस mgr, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ट्वाइस mgr। तो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जिस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले उसी तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज निकालना है तो हम बीच में फिर से माइनस साइन पुट अप करेंगे और एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे। तो हाफ mv², ये बेसिक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन आपको कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन सी वेलोसिटी कम है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम फिर से चलते हैं अपने डायग्राम पर। जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, v2 ज्यादा होगी, v1 कम होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे v2 और यहाँ पर v1। तो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ m v2² माइनस हाफ m v1²। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना होता है, मुझे पता है कि हर जगह पे टोटल एनर्जी इक्वल होती है ए, बी और सी पोजीशन पे, दैट इज इक्वल टू 10 जूल फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में होता है उतना ही हमको पोटेंशियल एनर्जी में शो करना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v2² माइनस हाफ m v1²। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने पिछले स्लाइड में निकाले, ट्वाइस mgr। तो राइट हियर ट्वाइस mgr, m कॉमन निकाल लीजिए आप, कितना बचेगा v2²/2 माइनस v1²/2 दैट इज इक्वल टू m कॉमन, तो बनता है ट्वाइस gr। m और m दोनों तरफ से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो v2²/2 माइनस v1²/2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस gr। आप इस टर्म को यहाँ पर भेज दीजिए v1²/2 को, देयरफॉर v2²/2 इज इक्वल टू, ये उस साइड में चला जाएगा, तो v1²/2 प्लस ट्वाइस gr। व्हाट इज v1, बट
V1 हम निकाल चुके हैं पहले ही 1gr, therefore V1 square that is equal to gr without under root, squaring both sides. पहले पुट अप करिए, तो therefore V2 square by 2 is equal to V1 square की जगह कितना gr by 2 plus twice gr, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो therefore V2 square by 2 is equal to 1gr plus 4gr upon 2. 2 and 2 will get cancel, तो V2 square is equal to कितना मिलेगा 5gr, तो V2 is equal to under root 5gr. This is the velocity at point B. जो हमने देखे थे कि velocity ज़्यादा होगी तो हमको ज़्यादा भी मिल गई, क्योंकि A पॉइंट पर 1gr मिलती थी तो B पॉइंट पर हमको मिल रही है 5gr. अब हम जाएंगे पॉइंट C के तरफ और देखेंगे वहां पर वेलोसिटी हमको कितना मिलती है. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. फॉर मिड पॉइंट C, तो मिड पॉइंट C के लिए कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, हर एक पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है. जैसे ए बी और सी पर 10 जूल हमने लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी. अब इस सी की एनर्जी को ए के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, तो टोटल एनर्जी को हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. कहाँ पर है, तो यहाँ पर बी पॉइंट, यहाँ भी बी, यहाँ सी, यहाँ सी. नाउ पुट अप द वैल्यूज. काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना हुआ, तो हम लिखेंगे हाफ एम बी स्क्वायर. बी कितना B2. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट बी, सो राइट हियर 0. अब 0 क्यों हुई, क्योंकि जब हमने देखा कि ए पॉइंट पर फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी 9 जूल है, तो जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है उसकी पूरी एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी के हिस्से में कुछ नहीं बचता, इसलिए हम यहाँ पर कितना कंसिडर करते हैं, नियर अबाउट 0. तो पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो हाफ एम v3 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो वो होता है mg. सारी वैल्यूज पुट अप कर दी हमने. ओके, तो mgr को इधर भेज दीजिए, तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस mgr दैट इज इक्वल टू 1/2 m v3 स्क्वायर. m कॉमन निकल जाएगा सभी में से, तो v2 स्क्वायर बाय 2 माइनस gr इज इक्वल टू v3 स्क्वायर बाय 2 इंटू m. तो यहाँ से m और m कैंसिल होगा. Therefore v2 square by 2 minus gr is equal to v3 square by 2. What is v2? But v2 अभी हमने निकाले, कितना होता है अंडर रूट 5gr, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो v2 square is equal to 5gr मिल गया. तो पुट अप करिए वैल्यू, तो 5gr by 2 minus gr is equal to v3 square by 2. कितना होगा, तो 5gr माइनस 2gr अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू v3 स्क्वायर बाय 2. नाउ कट द 2, कितना बचेगा v3 स्क्वायर, तो v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr माइनस 2gr दैट गिव्स यू 3gr. v3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr. तो यहाँ पर हमको क्लियर कट एक मैसेज आ गया कि a पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम 1gr, बी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा 5gr और सी पॉइंट पर 1 से ज़्यादा 5 से कम तो आएगा अंडर रूट 3gr. तो यहाँ पर आपको कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इतना आप सॉल्व कर लोगे और उसके बाद आपको 3 मार्क्स से 3 में से 3 नंबर्स आपको आराम से मिल जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने कहा था 2 टॉपिक है, उसमें से हमने वेलोसिटी वाला कर लिया. तो इसके बाद जो आता है वो एनर्जी का पार्ट है. ठीक है, तो हम करते हैं एनर्जी की बात. तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एनर्जी
इन वर्टिकल सर्कल, एनर्जी इन वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल के अंदर अपने एनर्जी निकालना है। सो कंसिडर अगेन योर वर्टिकल सर्कल, ठीक है। हमने देखे थे लास्ट टाइम, यहाँ पर पॉइंट ए होता है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी v1, यहाँ पर पॉइंट बी, लेट द वेलोसिटी इज v2, यहाँ पर पॉइंट सी, लेट द वेलोसिटी v3, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, ये रेडियस होता है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें इसके पहले भी हमने देखे थे। अब यहाँ पर हमको एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकालना मीन्स क्या निकालना है, हमको टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी कहाँ निकालना है, टोटल एनर्जी हमको ए पॉइंट पर निकालना है, टोटल एनर्जी बी पर, टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर भी निकालना है। और चेक करेंगे क्या टोटल एनर्जी सेम आती है। पर इसके पहले तो हमने कंसिडर करके चले थे कि सेम आती है। नाउ लेट्स सी कितनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। सिंस टोटल एनर्जी किससे बनी होती है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कितनी चीज हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा है। क्या होगा एक्सप्रेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर v1 कर देंगे, बट व्हाट इज v1, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 gr। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू g, इस वैल्यू को डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी आपका निकल जाएगा हाफ एम जी। क्लियर, देखिए कितना छोटा है, ये आता है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। आल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मुझे कहाँ निकालना है, मुझे ए पॉइंट पर निकालना है। तो ए पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ट्वाइस एम जी आर। वाई ट्वाइस, ऐसे क्यों की हमने, क्योंकि जब हमने देखे थे कि पार्टिकल बी पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे मिनिमम होती है। वेलोसिटी मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। सॉरी, वेलोसिटी मिनिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मींस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हम कितना लिखते हैं यहाँ पर, ट्वाइस mgr। ये वैल्यू हमको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो दोनों एनर्जी मिल गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mgr प्लस ट्वाइस mgr। चलिए अब इसको ऐड करना है। अब mgr कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/2 प्लस 2 बन जाएगा, और mgr कॉमन 2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 1 जा 1 2 2 जा 4 अपॉन 2 mgr, that gives you 5/2 mgr। This is the expression for total energy at point A। तो A पॉइंट पर मुझे टोटल एनर्जी मिल गई, कितनी मिली 5/2 mgr। नाउ ऐसी सेम एनर्जी यहाँ पर कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स, क्योंकि ये भी आएगा या 3 या 4 के लिए आएगा। तो यहाँ पर 1 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे वैसे ही बी पर निकालना, वैसे ही सी पर निकालना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे। फॉर टोटल एनर्जी फॉर पॉइंट बी, मुझे टोटल एनर्जी निकालना है फॉर पॉइंट बी। अगेन सिंस what is total energy, that is the sum of kinetic energy plus potential energy। इक्वेशन नंबर, फिर क्या दोगे, एक्सप्रेशन
expression for kinetic energy. कितना होता है kinetic energy? Since kinetic energy is equal to half m v square. What is v at point B? v2. But v2 is equal to कितना होता है? Velocity at point B, that is 5 gr. So v2 square is equal to कितना होगा? 5 gr. Put up the value. So kinetic energy is equal to 1 by 2 m into 5 gr. That is equal to 5 by 2 m gr. This is the value of kinetic energy at position B. Next, expression for potential energy. यहाँ लिखेंगे as kinetic energy is maximum at point B, hence potential energy is minimum. That is potential energy यहाँ पर कितनी मिलेगी तो बोलना 0. Therefore total energy is equal to कितना मिलेगा? Kinetic energy plus potential energy, that is equal to kinetic energy कितना? तो 5 by 2 mgr. This is the total energy at position B. Again ये सेम मिलेगा मुझे A के जैसा, क्योंकि A पर भी हमको 5 by 2 mgr. अब कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे total energy at point C. अब C पॉइंट पर निकालना है. अब बेसिक फॉर्मूला डालिए. Since total energy is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. फिर लिखना है एक्सप्रेशन फॉर kinetic energy. कितना होता है? Since kinetic energy is equal to कितना होता है? half m v3 square. What is v3? But v3 is equal to under root 3 gr. तो v3 का स्क्वायर is equal to कितना मिलेगा? 3 gr. इस v3 की वैल्यू वहाँ पर पुट करिए. तो therefore kinetic energy is equal to 1 by 2 m into 3 gr. That is equal to 3 by 2 mgr. ठीक है. आगे kinetic energy. Now go for potential energy. Also potential energy कितना होता है? तुम बोल देना mgr. Now add both the energies. Therefore total energy is equal to कितना मिलेगा? तो 3 by 2 mgr plus mgr. तो mgr कॉमन निकाल लीजिए. तो 3 by 2 प्लस 1 हो जाएगा mgr. तो कितना होगा? 3 plus 2 by 2 mgr. So therefore total energy is equal to 5 by 2 mg. अब मुझे यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है कि जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है ये ए पोजीशन पर भी 5 by 2 mgr आ रही है, बी पोजीशन पर भी 5 by 2 mgr आ रही है और सी पोजीशन पर भी 5 by 2 mgr आ रही है. इट मीन्स दैट एनर्जी ऑलवेज कंजर्व. इसीलिए हमने पढ़े थे कि देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होती है. तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिए कि ए बी और सी पॉइंट पर हमने एनर्जी एक जैसी मिल रही है. दो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर वेरिंग बट टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी. ओके. सो मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, that is called inertia. So okay, before going to inertia
define rotational motion. This is the part of the rotation motion. First we completed the circular motion. Now from this slide onward we have to go to rotational motion. So first of all define rotation motion. What is rotation motion? So in definition we are writing the motion of the particle about a fixed axis is called as rotational motion. यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया है फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो जरूरी नहीं वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। गोल घूमना इट क्रिएट्स इट इज अ सर्कुलर मोशन। बट व्हाट इज रोटेशनल मोशन? तो रोटेशनल मोशन में ये वर्ड आना जरूरी है, दैट इज फिक्स्ड एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अबाउट में घूमता है देन एंड देन ओनली यू कैन से दैट इट इज ए रोटेशनल मोशन। तो सपोज करिए यहाँ पर एक एक्सिस दी हुई है और इस एक्सिस के अबाउट में अगर ऑब्जेक्ट गोल घूमता है देन वी कैन से इट इज अ रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ about itself खुद के सराउंडिंग में जब अर्थ घूमती है तो एक एक्सिस होती है, नॉट एक्जैक्टली स्ट्रेट, इट इज इंक्लाइंड। तो इसके अबाउट में जब रोटेट होती है अपनी ही एक्सिस के अबाउट में तो वो बनता है रोटेशनल मोशन। सेकेंड, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन। अगर आपको याद होगा तो ये एग्जांपल इसके पहले भी हम सर्कुलर मोशन में रिपीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्यों ले लें? क्योंकि वहाँ पर एक एक्सिस आती है, एक नीडल होता है, नॉट नीडल इट स्क्रू होता है, और स्क्रू के सराउंडिंग में आपके पूरे ब्लेड्स घूमते हैं। तो वो जो स्क्रू है वो स्क्रू परफॉर्म करता है रोल ऑफ एक्सिस का, तो वहाँ पर एक्सिस आती है। उसके बाद मोशन ऑफ द टॉप हो रहा, जो टॉप होता है लट्टू वो अपने एक्सिस के अराउंड में घूमता है, ठीक है। तो वहां पर आपका रोटेशन मोशन परफॉर्म करता है। सेकेंड एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन में मैंने तो आपको गलत पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हमको ब्लेड्स ऑफ द फैन कंसिडर करना है। ब्लेड्स ऑफ द फैन मतलब जब फैन होता है उसमें एक सेंटर में एक रॉड आपको दिखेगा, उस रॉड के सराउंडिंग में आपको आपके सारे ब्लेड्स घूमते हुए दिखेंगे। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो गलती से आपको नीडल का दे दिया, हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक में भी रोटेशनल मोशन होता है, फैन में भी रोटेशनल मोशन होता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अब जब रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो इसमें साथ में कुछ पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं। पैरामीटर्स कौन से? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफाइन इनर्शिया। अगर आपको इनर्शिया पूछा है तो आपको इनर्शिया पहले पता होना है। तो इनर्शिया क्या होता है हम देखते हैं। तो इनर्शिया को सिंपल वर्ड में हमको रीड करना है तो हम बोल देंगे इट इज द रेजिस्टेंस और an opposition to the motion of the object. What is inertia? Inertia को सिंपल वर्ड में समझना है तो इसके पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सपोज करो एक पेन है जो मेरे हाथ पे रखा हुआ है। अब ये पेन मूव नहीं कर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो आप बोलोगे नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एग्जैक्टली, करेक्टली, कोई फोर्स नहीं लगा है इसलिए पेन मूव नहीं कर रहा। बट इसी पेन को या इस पेन की जगह अगर मैं कागज का टुकड़ा रखता हूँ, ए पीस ऑफ पेपर, एंड व्हेन माय हैंड इज प्लेस्ड बिलो द फैन, देन व्हाट हैपेंड?
वो जो कागज़ का टुकड़ा है इट विल गेट ऑफ, वो नीचे गिर जाएगा। सवाल ये है कि उस कागज़ के टुकड़े की जगह अगर मैंने पेन रख दिया तो क्या होगा, पेन नहीं गिरेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, फोर्स तो दोनों पर लग रहा है, कागज़ के टुकड़े पर और पेन पर भी। द रीजन इज दैट इट्स मास, तो इसका मास ज़्यादा है और कागज़ के टुकड़े का मास कम है। तो मास जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये ताकि मूव ना करे। तो ठीक उसी तरह से इनर्शिया भी जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है कि या एक अपोजिशन का काम करता है जो ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकता है। सपोज करिए फैन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो फैन के ब्लेड्स आके रुक जाएगी। अब ये जो ब्लेड मूव नहीं कर रहे तो इसके लिए जो कंसेप्ट है हम वो रखते हैं इनर्शिया, क्योंकि ये जो ब्लेड्स है ये गोल घूमने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, और ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट जाना चाहता है उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आता है दैट इज बिकॉज ऑफ मास। तो मास एंड इनर्शिया दैट इज एनालॉगस टू ईच अदर। तो इनर्शिया अगर बोले तो आप रोटेशनल मोशन कंसिडर करिए, मास अगर बोलते हैं तो आप लीनियर मोशन कंसिडर करिए, और दोनों मोशन को अपोज करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा रेजिस्टेंस और अपोजिशन। जिस तरह से मास को मेजर कर सकते क्या उस तरह से इनर्शिया को मेजर कर सकते? आंसर इज यस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो इट इज ए मेजर और काउंट ऑफ इनर्शिया। जब इनर्शिया को मेजर करते या काउंट करते देन दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फॉर्मूला होता है? तो आपको बताना है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, वेयर I is moment of inertia, m is the mass of the body, is called moment of inertia, m is the mass of the body, and r is the radius और distance। तो ये होता है सिंगल पार्टिकल के लिए। लेकिन जब बॉडी जो बनी रहती है, कोई भी बॉडी दुनिया की, तो वो मल्टीपल पॉइंट से बनी होती है या मल्टीपल पार्टिकल से बनी है। इवन हमारी बॉडी भी नंबर ऑफ सेल से बनी होती है, तो हमको उन पार्टिकल्स को भी कंसिडर करना है। तो उन पार्टिकल को कंसिडर कैसे करेंगे? तो सपोज करिए दिस इज वन एनी शेप बॉडी, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज दैट यू हैव टू ड्रॉ द एक्सिस। यहाँ पर एक्सिस को शो करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में बॉडी घूमती है। तो सपोज करिए यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास होगा m1, यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास होगा m2, यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास होगा mn, बिकॉज दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। सबका डिस्टेंस होगा r1, r2, r। Therefore moment of inertia what it becomes? m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 mn rn, ठीक है। और you can write in another way, that is the symbol of summation. I start from 1 to n mi into ri square. This is the another formula for moment of inertia. Or you can write in one way also, integration r square d। तो जिसकी जब जरूरत पड़ेगी वो फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन मीन्स आल्सो एडिशन, समेशन मीन्स आल्सो एडिशन, प्लस मीन्स आल्सो एडिशन। तो सब में हमको एडिशन ही करना है, जब जिसकी जरूरत रहेगी उस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोलता है आप डेफिनेशन लिखिए और साथ में डायग्राम और फॉर्मूला बनाइए। इसके अलावा और एक्स्ट्रा अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। व्हाट इज ऐसा यूनिट? m is the mass and mass का यूनिट क्या होता है? kg, यहाँ लिखेंगे kg। r is the distance, distance का यूनिट होता है मीटर, बनता है kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर। What about cgs यूनिट?
सीजीएस यूनिट केजी की जगह ग्राम, और ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बनता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, व्हाट अबाउट डायमेंशन? डायमेंशन मास है इसको, जी हाँ m1, लेंथ 2 टाइम्स m1 L2, और टाइम नहीं है इसलिए 0, m1 L2 T0। दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर 2 मार्क्स के लिए बोलते हैं यहाँ तक लिखिए, छोड़ दीजिए। 1 मार्क्स के लिए बोलते हैं डेफिनेशन लिखिए, एग्जांपल लिखिए, खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमको कहाँ यूज करना है, मीन्स दैट इज द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होता है वो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो सपोज करिए here is one any shape body, this is called axis of rotation। let us say this body consists of n number of particles m1 m2 mn which are located at a distance r1 r2 r। जब बॉडी रोटेट करेगी तो बॉडी को एक एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। बॉडी रोटेट होती है तो पार्टिकल भी तो रोटेट होंगे, तो इनको अपनी वेलोसिटी होती है। ठीक है, v1 v2 vn। तो इस तरह से पहले डायग्राम आप शो कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा थ्योरी का हेल्प लेना है। पहले आप थ्योरी लिखोगे, देन यू हैव टू गो फॉर क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। तो कोई भी जब बॉडी गोल घूमती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वो हमको देखना है। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर करना है। क्या होगा, कैसे लिखेंगे, कंसीडर ए रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, consider rigid body of any shape consisting of n number of particles, consisting of n number of particles of masses m1 m2 dot 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 mm which are located at a distance। कितना डिस्टेंस है उनका, बोलिए r1 r2 डॉट 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 r। ठीक है, which are located at a distance r1 r2 rn। कहाँ से, तो बोल दीजिए from axis of rotation। axis of rotation से उनकी वो दूरी। उसके बाद let v1 v2 dot 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 vn be the velocity of the respective particles। वो उनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v1 v2 ये लीनियर वेलोसिटी। let ओमेगा be the angular velocity, angular velocity of the body। ये सारा डिस्क्रिप्शन हो गया, इसमें आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि थ्योरी ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इसको एडिट करके थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपको वेटेज भी वहाँ पे शो करना है थ्योरी का। उसके बाद हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है किसकी, रोटेटिंग बॉडी की। तो हम यहाँ पर बोलते हैं दी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी
is due to sum of the kinetic energy of the individual particle, that is kinetic energy K is equal to kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second particle dot 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 kinetic energy of nth particle. क्या कहा हमने कि अगर मुझे पूरी बॉडी की एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एक एक पार्टिकल की एनर्जी निकाल लेंगे और सारे एनर्जी को ऐड कर देंगे, हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो अब हमारा यहाँ पे लक्ष्य ये रहेगा कि हम सेपरेट काइनेटिक एनर्जी को निकाल लें। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। ठीक है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला कितना, हाफ mv स्क्वायर होता है, इतना हमको पता है। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। फिर फॉर सेकेंड पार्टिकल व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। एंड फॉर nth पार्टिकल, nth पार्टिकल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू हाफ mn vn स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया nth पार्टिकल की वेलोसिटी। गिवन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आपको एक सिस्टम याद रखना है। कोई भी डेरिवेशन को जब हम पढ़ते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। मैंने बेसिक फॉर्मूला पुट अप कर दिया काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट, सेकंड और nth पार्टिकल के लिए। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर v1 v2 vn लिख दिया। ये राइट वाले पार्ट को आपको चेंज करना है। कब तक चेंज करना है, जब तक कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आया। अब कैसे करते हैं चेंज, लेट्स सी। तो मुझे राइट वाले टर्म को फोकस करना है, राइट वाले टर्म को मुझे चेंज करना है v। तो हम लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी is given by क्या होता है, तो बोला v इज इक्वल टू r। ये बेसिक फॉर्मूला है, तो हम इसको लिखेंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल v1 इज इक्वल टू कितना आएगा, r1 इंटू ओमेगा। ओके, फॉर सेकेंड पार्टिकल v2 is equal to r2 omega, and for nth particle vn is equal to rn। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को v1 v2 और vn की इक्वेशन को कहाँ डालोगे, इक्वेशन नंबर, सॉरी दिस इज 2, this is 3 and this is 4। इक्वेशन 2, 3 and 4 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 will be पहली वैल्यू तो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 is equal to half m1। व्हाट इज v1 स्क्वायर, v1 is equal to r1 ओमेगा, मेक इट स्क्वायर। ठीक है, तो r1 ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, अगर एक बार कांस्टेंट टर्म मिल गई तो उसके बाद आप रिप्लेसमेंट बंद कर दोगे। सिमिलरली
अब आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी 2, दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ m2 r2 square omega square and kinetic energy of n is equal to half mn rn square omega square। यानी सबका रिप्लेसमेंट दे दिया है। काइनेटिक एनर्जी 1 2 एंड 3 n, इन सब की वैल्यूज को आपको कहाँ डालना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या होता है इक्वेशन 1? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 डॉट 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 काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? सो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे? कि 1/2 दोनों जगह पे कॉमन है, सॉरी हर जगह पे 1/2 कॉमन है, साथ में ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर बच रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू जो है ये किसकी बनी? तो देयरफॉर ये वैल्यू जो बनती है ये बनती है I की। व्हाट इज I? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर I इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या कर दिया? I पुट किया, तो मुझे आगे मिल गया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी का हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये सिमिलर है किसके साथ? तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन का, जिसमें हम बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर। तो मास का रिप्लेसमेंट कौन आया? इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी। तो बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो इतने लिखने के बाद आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स आपको याद रखना है और स्टेप्स याद करके ही उसको धीरे धीरे एक्सपांड करते हुए जाना। ठीक है, जो थ्योरी है वो एडिशनल थ्योरी हमने यहाँ पर ऐड कर दी, जितना हमको लगा था हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर 2 मार्क्स बट सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स। इसलिए बोल रहे कि कई बार 3 मार्क्स के लिए हमको ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो 3 मार्क्स के लिए भी ये बन सकता है बट चांसेस कम है, बट ये 2 मार्क्स के लिए ज़रूर बनता है। ठीक है, तो ये बनता है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टॉर्क। जो सिमिलर टॉपिक्स है वो हम एक साथ कवर करेंगे, जैसे हमने पहले किया काइनेटिक एनर्जी का, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे टॉर्क ऑफ द बॉडी। तो हेडिंग देता हूँ यहाँ पर, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग बॉडी। फिर से वही बॉडी आपको ड्रॉ करना है, एनी शेप बॉडी। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। Suppose this is the particle m1, this is second particle of mass m2, this is the last particle of mass m3. This is the force F1, this is the force F2, this is the force Fn and angular acceleration alpha। तो इसकी सबसे पहले तो आपको थ्योरी लिखना है। थ्योरी वैसी ही रहेगी जैसे हमने इसके पहले वाले टॉपिक में लिखा। क्या लिखे थे हमने? कंसिडर ए रिजिड बॉडी
consisting of n number of particles having masses m1 m2 dot 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 mn which are placed at a distance r1 r2 rn। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे f1 f2 and fn के बारे में। Let f1 f2 and fn be the respective forces acting on the respective particle of mass m1 m2 m3 and alpha is your angular acceleration। तो आपको सेम थ्योरी जो है वो कॉपी पेस्ट करना है। तो थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। कंसीडर ए रिजिड बॉडी of any shape consisting of n number of particles of masses m1 m2 dot 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 mn which are located at a distance r1 r2 dot 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 rn। ये हो गया। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए फोर्स को। लेट f1 f2 dot 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 fn be the force acting on the particle। Let alpha be the acceleration of the body। ये पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। फिर से यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट को यूज करेंगे। अगर हमको पूरी बॉडी का टॉर्क निकालना है हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर में टॉर्क कितना लग रहा है वो निकालेंगे और सबका एडिशन करेंगे। सिंस टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ड्यू टू सम ऑफ द टॉर्क due to individual particle। ठीक है, तो कैसे बनेगा? टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल टॉर्क्स को निकाल के सबका एडिशन करना है। सो सिंस टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, सो लेट अस से r इनटू f। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, f इज द फोर्स। तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए टाउ 1 इज इक्वल टू कितना होगा, r1 इनटू f1 तो टाउ 1 इज इक्वल टू r1 इंटू f1। ठीक है, फॉर सेकेंड पार्टिकल टाउ 2 is equal to r2 into f2 and for nth particle tau n is equal to rn into n। अगेन आपको क्या फोकस करना है, आपको राइट हैंड साइड फोकस करना है। राइट हैंड साइड पे जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आती टिल दैट टाइम यू हैव टू चेंज इट। तो कैसे करेंगे, बाय न्यूटन सेकंड लॉ f इज इक्वल टू कितना होता है, ma इज
बेसिक फॉर्मूला फिर से उसको बना दीजिए। फॉर फर्स्ट पार्टिकल F1 is equal to m1 into a1. What is a? That is called linear acceleration. For second particle, F2 is equal to m2 into a2. And for nth particle, Fn is equal to mn into a. So give it equation number 1, 2 and 3, equation number 4, equation number 5 and equation number 6. अभी भी आपका राइट पार्ट चेंज होते जा रहे हैं, जब तक कांस्टेंट नहीं आता है टिल दैट टाइम यू हैव टू चेंज इट अगेन। क्या लिखोगे? द रिलेशन between linear acceleration a and angular acceleration alpha is given by a is equal to r alpha. This is the basic formula. फिर से इसको चेंज कर लीजिए। फॉर फर्स्ट पार्टिकल यही स्टेप बार बार रिपीट करना है। a1 is equal to r1 alpha. Now the constant term we got. यहाँ पर constant term आ गई, अब चेंज ही नहीं होगा। फॉर सेकेंड पार्टिकल a2 is equal to r2 into alpha. And for nth particle an is equal to rn into alpha. अब क्या करना है? जिस इक्वेशन से आप वापस आए उसी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट अप करते चलना है। मतलब a1, a2 और an की वैल्यू आप कहाँ पुट अप करोगे? इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 में। देखिए a1, a2 एंड an वापस जाना है आपको। So from equation 4, 5 and 6 F1 is equal to कितना होता है? m1. What is a1? r1 alpha. F2 is equal to m2 r2 alpha and Fn is equal to mn rn alpha. चलिए f की इक्वेशन आ गई है। f की इक्वेशन वापस जाइए, आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1, 2 और 3 में। तो आपको क्या मिल जाएगा? टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ n। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, यहाँ पर 5, 6 एंड 7 लिखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। This is equation 1, this is equation 2, this is equation 3, this is equation 4, this is 5, this is 6 and this is 7. So equation 5, 6 and 7 ये हो गया आपका 5, 6 and this is your 7. Now from equation 2, 3 and 4. Now what is equation 2, 3 and 4? So tau 1 is equal to r1 into f1. What is f1? m1 r1 alpha. That is equal to m1 r1 square alpha. सिमिलरली करके लिख लीजिए आप। सिमिलरली tau 2 is equal to m2 r2 square alpha and tau n is equal to क्या आएगा? m2 की जगह mn rn square alpha. So these are the equation for tau. इन सब की वैल्यू उठा के आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे इसको? इक्वेशन नंबर 1 में tau is equal to tau 1, tau 2 plus tau n. So therefore
फ्रॉम इक्वेशन 1 tau is equal to, what is tau 1? So tau 1 is m1 r1 square alpha plus tau 2 m2 r2 square alpha dot 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 mn rn square alpha. इन सभी में अल्फा मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है तो बनेगा m1 r1 square plus m2 r2 square dot 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 mn rn square अल्फा. तो ये टोटल टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये आई को. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेयर आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn. ये बनता है आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना मिला? आई इंटू अल्फा. तो दिस इज योर कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क. तो यहाँ आपको 3 नंबर्स पूरे मिल जाएंगे. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? ये हमारा बेसिक थ्योरी पार्ट है. आपको इक्वेशन 1 बनाना है जहाँ पे सारे का एडिशन और बेसिक फॉर्मूला रखना है टॉर्क इनटू आर इंटू एफ का. और आपको क्या करना है? एक एक स्टेप यहाँ पे पूरी चेंज करते चलना है. जैसे फर्स्ट पार्टिकल के लिए टाउ 1 इज इक्वल टू r1 f1, टाउ 2 इज इक्वल टू r2 f2, टाउ n इज इक्वल टू rn fn. सेकेंड लॉ अप्लाई करिए न्यूटन का. तो f1 इज इक्वल टू m1 a1, f2 इज इक्वल टू m2 a2, fn इज इक्वल टू mn an. और उसके बाद रिलेशन रखना है आपको a इज इक्वल टू r अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में. तो उसको भी चेंज करना है. सारे स्टेप्स वापस जाना है. मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे इक्वेशन को फॉलो करते चलना है. और फाइनली गॉट द लास्ट एक्सप्रेशन टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी. सो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज को कांस्टेंट करना. अगर हम किसी चीज को जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ वाटर हम बोलते हैं. तो कंजर्वेशन वाटर मीन्स अगर वाटर को बचा नहीं सकते तो आप उसको खत्म भी मत करिए. मीन्स यू हैव टू कीप इट कांस्टेंट. तो यहाँ पर भी मुझे मोमेंटम को कांस्टेंट करना है. तो मोमेंटम कौन सा? तो एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट करते हैं देखते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम and angular momentum is given by, so linear momentum L is equal to R into P. So L is angular momentum where L is called angular momentum and P is your linear momentum. तो दोनों के बीच का रिलेशन हमने यहाँ पर शो किया है. Therefore, vector L is equal to vector R into vector P. Differentiating both sides. आपको दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है. बोथ साइड्स. कितना मिलेगा? dl by dt that is equal to d by dt into vector r into vector p. ठीक है. तो dl by dt is equal to, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे. डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. ठीक है. तो बट P इज इक्वल टू क्या होता है?
मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू डालिए, तो dl by dt इज इक्वल टू कीप r एज इट इज इनटू p की जगह क्या डालेंगे, d by dt, p की जगह होता है m इनटू v, सब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्लस p की जगह मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, इनटू व्हाट इज dr by dt, तो dr by dt को लिखते हैं हम v, नाउ व्हाई v, तो यहाँ पे रीजन देंगे हियर dr, और इंस्टेड ऑफ dr जस्ट राइट r, वेक्टर r इज कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R को तीन नाम होते हैं, रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, सो आई कीप v हियर, सो वेक्टर dl by dt इज इक्वल टू वेक्टर r इनटू m कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो बनेगा dv by dt प्लस मास को बाहर ले लीजिए और दोनों को साथ में रखिए, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, so therefore dl by dt is equal to vector r into m, what is dv by dt, तो rate of change of velocity per unit time gives you acceleration, linear acceleration, and this term is gives you product 0. Why 0? Because vector I cross vector I is equal to 0. हमने ये आपने पढ़े कभी कि j क्रॉस j 0 होता है, k क्रॉस k 0 होता है, सिमिलर वे b क्रॉस b भी 0 होता है, तो therefore तो dl by dt is equal to क्या मिला मुझे, वेक्टर r into what is ma, by Newton's second law ma is what, here vector f, here f is equal to ma, that is by Newton's second law, तो dl by dt that is equal to r into f, that gives you torque, यहाँ हम लिखेंगे tau is equal to r into f, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट टॉर्क इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए मैं टॉर्क की वैल्यू 0 करता हूँ, therefore dl by dt is equal to 0, तो dl is equal to 0, dl is equal to 0 means change in momentum 0, change in momentum is equal to 0, अगर किसी चीज में चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो चीज कैसे हो जाती है, मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज L इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सपोज करिए पेट्रोल के प्राइस पिछले 6 महीने से चेंज नहीं हुए, तो चेंज कितने का आया, 0, तो हमने लिखा चेंज इन मोमेंटम 0, it means that price of the petrol are constant, hence momentum constant, L constant, तो मुझे मोमेंटम को कांस्टेंट दिखाना था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बोलता है कि आप मोमेंटम को कैसे रखोगे, कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया L इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दीज आर द बेसिक डेरिवेटिव स्टेप्स, तो ये जो डेरिवेशन आएगा ये 2 से 3 मार्क्स के लिए आता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर एंड कर दिया, तो हो सकता है 1 या 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाए, तो इतना अगर पोर्शन लिखते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Now coming to next topic, that is some basic topic आपके यहाँ पर आ जाएंगे।
that is called center of mass. सेंटर ऑफ मास। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती है या बेसिक टॉपिक्स है जो मुझे अगले डेरिवेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? इट इज द पॉइंट ऑन द बॉडी where whole mass of the body is supposed to be considered। ठीक है, तो सपोज करिए आपके पास में एक नोटबुक है, कॉपी जो भी आपकी है, उस नोटबुक को आप क्या करते हो, एक फिंगर के ऊपर में आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर भी वो नोटबुक बैलेंस हो जाती है तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है आपका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, क्योंकि वो वहाँ पर हम पूरे बुक का मास फोकस करते हैं या इमेजिन करते या कंसीडर करते कि वहाँ पर लाई कर रहा होगा, इसलिए उस पॉइंट के राइट वाला पार्ट जितना वेट होगा उतना ही लेफ्ट में होता है, जितना अपवर्ड में होगा उतना ही डाउनवर्ड में होगा। तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी नोटबुक को एक फिंगर के ऊपर में हम बैलेंस करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पॉइंट होता है ये सेंटर में आता है। तो दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। इसको सीएम से भी इंडिकेट करते हैं या कैपिटल एम से भी इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। ये दो वर्ड हमको पढ़ना है, इंडिकेटेड बाय के। Now what is the radius of gyration? It is a distance. It is a distance of center of mass from axis of rotation। बड़ा सिंपल से डेफिनेशन है, डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज दिस इज योर इनिशियल बॉडी, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमेशा की तरह इसको नाम दे देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड कंसीडर दिस इज योर सेंटर ऑफ मास सीएम और एम। तो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज इंडिकेटेड बाय के। तो ये जो के होता है ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। तो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस I इज इक्वल टू क्या पढ़े हमने mr स्क्वायर, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, अब नया फॉर्मूला पढ़ेंगे mk स्क्वायर। तो देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू I अपॉन m। तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अंडर रूट I अपॉन m। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का फॉर्मूला मिल गया मुझे, वो है अंडर रूट I अपॉन m। ऐसा यूनिट कितना मिलेगा, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट होता है मीटर, इंडिकेटेड बाय एम। एंड सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बनता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट। अब सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ गायरेशन को हमको यूज करना है आगे आने वाले टॉपिक में। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, that is parallel axis theorem। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो पैरेलल एक्सिस बना लेता हूँ। तो दिस इज पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट C, moment of inertia IO, moment of inertia IC। This is one basic distance h। अब इसका थ्योरम लिख लेते हैं पैरेलल एक्सिस। The moment of inertia of a body
about any axis is equal to the moment of inertia of a body about its center of mass and product of the mass of the body and square of the distance between two parallel axes. थ्योरम देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, बट इतना बड़ा है नहीं। आपको इक्वेशन याद रखना है, इक्वेशन से स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, दैट इज IO इज इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन आता है तो आपको थ्योरम भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा। तो आपको इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लर्न कर लीजिए और यहाँ से इसको बना लीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मतलब इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। तो अबाउट एनी एक्सिस मतलब मैं IO की बात कर रहा हूँ। ये इज इक्वल टू, so this is equal to symbol is equal to the sum, I forgot to write, is equal to the sum of moment of inertia of a body। तो ये sum means यहाँ पे एडिशन हो गया, sum of the moment of inertia of a body about its center of mass। तो यहाँ पर वर्ड मैंने अलग कर दिया सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं IC की बात कर रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट मतलब यहाँ देखिए एक डॉट में रख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द, ये मास कैपिटल M इस बॉडी का मास, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस h का स्क्वायर बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अगर आपको इक्वेशन आता है तो आपको मोमेंट इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। क्या लिखेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो ये बनता है बेसिक थ्योरम। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ भी बड़ा आसान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट को कंसीडर करिए P नाम का, जिसका मास होता है D। Let P be any point of mass dm on the body। उस बॉडी के ऊपर में कोई भी पॉइंट ले लो P नाम का, जिसका मास कितना होगा dm। Join OP and CP। OP को ज्वाइन कर लीजिए और यहां से CP को भी ज्वाइन कर लीजिए, OP एंड CP। लेट OP इज इक्वल टू R एंड CP इज इक्वल टू R0। तो मान लो OP का डिस्टेंस R होगा और CP का डिस्टेंस R0 होगा। उसके बाद आपको लिखना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए D नाम का, PD ऑन OC। ठीक है, PD नाम का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहां पे, OC पर। तो मैं यहां पे C पॉइंट शो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुझे ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होगी मेरी बेसिक ज्योमेट्री
लेट सी डी इज इक्वल टू समथिंग एक्स। यहाँ मैं शो ना करते हुए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो सी डी मिला मुझे, जो वो छोटा डिस्टेंस मिलता है, तो वो x नाम का डिस्टेंस होगा। अब क्या करना है, फ्रॉम ट्रायंगल OPD, देखिए ट्रायंगल OPD कहाँ मिल रहा है, OPD, ठीक है। क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो कितना मिलेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया मुझे। OD को दो पार्ट्स में ब्रेक कर ले सकते हैं हम, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज OD, OC प्लस CD, तो OC प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। नाउ एक्सपांड इट अकॉर्डिंग टू A प्लस B होल स्क्वायर। So therefore OP square is equal to A square plus 2AB twice OC into CD plus B square CD square, and remaining term is PD का square. Now identify this term CD square plus PD square. See, CD square plus PD square, that gives you PC square. There is one more right angle triangle from figure. CD square plus PD square. Wait a minute. Just touching my fingers. CD square plus PD square, that gives you CP square. See, one more right angle triangle you can see here. So when we apply the Pythagoras theorem, we are getting the same equation, CP square. So put up there CP square. So OP square is equal to OC square plus 2OC into CD plus CP square. Now what you have to do after that? Now put up the values. What is OP? See, OP is R square. What is OC? OC H square plus 2. What is OC? H. What is CD? X. And what is CP? CP is R0. We put up all the values. Now R square is equal to R0 square plus H square plus 2HX. We arrange the term. Now multiply both equation. Multiply both sides by dm. आपको dm से मल्टीप्लाई करना है, so therefore r square dm is equal to r0 square dm plus h square dm plus 2hx into dm. Clear? Just multiply both the side by dm. Now integrating both side. Integrating both साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r0 स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन h स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन 2hx into dm. चेक कर लीजिए, जो हमने वैल्यूज रखे r स्क्वायर dm इंटीग्रेशन r0 स्क्वायर dm h स्क्वायर dm 2hx into dm. ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू पुट अप करना है. नाउ r स्क्वायर dm ये किसका फॉर्मूला है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखे थे. तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ये तो तय है, लेकिन क्या वैल्यू है, तो r ये जो डिस्टेंस है वो dm का डिस्टेंस है. देखिए r जो डिस्टेंस है वो dm का डिस्टेंस है, कहाँ से, o पॉइंट से, और o पॉइंट के अबाउट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना क्रिएट हो रहा है, I0. So put up here I0. R0 स्क्वायर dm ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बनता है, लेकिन R0 ये जो डिस्टेंस है ये dm का डिस्टेंस है, कहाँ से, C पॉइंट से, और C पॉइंट के अबाउट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC.
So put up here IC plus h square is constant, so take it outside the integration. 2 is also constant, take it outside, hx into d. Now I0 is equal to IC plus h square. What is integration dm? Integration dm is addition of all the small particle masses. So integration dm, that gives you capital M, plus 2, and integration hx into dm, that gives you 0. Why it is 0? Because see the distance. ये जो डिस्टेंस CD का ये बहुत छोटा होता है, और जब इतने छोटे डिस्टेंस पे हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जाते हैं तो वो काउंट नहीं किया जाता है, निग्लिजिबल होता है. दैट इज द रीजन कि वी पुट द 0 देयर. यू डोंट हैव टू राइट द रीजन फॉर दैट, आपको रीजन नहीं लिखना है. तो देयरफॉर IO is equal to IC plus MH. So hence तो ये हमको प्रूफ करना था और इतना हमने प्रूफ कर दिया. तो दिस इक्वेशन कम्स फॉर दी 3 मार्क्स. तो इतना लिख के पूरा डेरिवेशन कर दीजिए, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं बताया, बस I और IC, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द O एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द C पॉइंट या O पॉइंट. तो ये बताना रह गया था, हम इसको ऐड कर सकते हैं. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ. Here IO is the moment of inertia about point O, and IC is the moment of inertia about point C. तो हमने अभी इसमें ऐड कर दिया. तो ये होता है आपका 3 मार्क्स के लिए कंप्लीट डेरिवेशन. एक बार ध्यान में. अब इसके बाद का इसके टॉपिक हम इसके बाद वाली स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे.